नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम लोग अपना संसद कंप्लीट कर रहे थे। यानी कि पूर्वावलोकन सीरीज में जो संसद का चैप्टर था वो वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। आज संसद का तीसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने संसद में लोकसभा देखा था, फिर हमने राज्यसभा देखा था। आज हम तीसरा अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और सुझाव देना तो कमेंट भी जरूर करिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज संसद के थर्ड चैप्टर में। इसमें नाम है, जिसका नाम है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। प्रारंभ कर देते हैं। संसद उच्चतम विधि संस्थान है। मतलब संसद क्या है? उच्चतम विधि संस्थान है। मतलब वह जगह जहाँ सबसे पहले या सर्वोच्च कानून बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, उसे ही वो संसद में होती है। संसद में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी संविधान में संशोधन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या किसी निम्न कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी को या राष्ट्रपति को नहीं, किसी को भी नहीं, संसद को ही अधिकार है। तो संसद किससे बनेगी? संसद बनेगी तीन लोगों की, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। मतलब अनुच्छेद 368 देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल 6 महीने का हो सकता है। यानी कि संसद में जो सत्र बैठेंगे उन दोनों के बीच कितने महीने का अंतराल में होना चाहिए? 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। तो बीच लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक संसद सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यानी कि कोई सदस्य है जो संसद का है और वो 60 दिन बाद मान लीजिए किसी भी बीमारी से वह संसद में नहीं आ पा रहा है। अगर वह उस बीमारी की जानकारी कि मैं संसद में क्यों नहीं आ रहा हूँ 60 दिन तक नहीं आएगा, तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर सकती है। लेकिन अगर कारण बताता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 60 दिन तक नहीं आता है संसद में तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्नतियों का निर्धारण करते हैं। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बिना किसी राज्य की सहमति के बना सकती है। कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, उनके लिए अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर या तो अंतरराष्ट्रीय संधि को लेकर मान लीजिए गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, वो अंतरराष्ट्रीय संधि किसी के तहत आता है। लेकिन अब लोग कहते हैं ना वो तो गुजरात का है, तो राज्य का हिस्सा है, तो राज्य उसमें संशोधन करेंगे नहीं। जब अंतरराष्ट्रीय संधि अंतरराष्ट्रीय किसी लिए जब यूज किया जाएगा तो अनुच्छेद 253 के तहत उस क्षेत्र के लिए संसद कानून बनाती है बिना राज्य की सहमति के। अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद का अध्यक्ष किसी सदन को बोलने से रोकने, अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। जो संसद का अध्यक्ष होता है, ओम बिरला साहब जैसे हैं, वह किसी भी सदस्य को बोलने और रोकने के लिए वही मतलब कि वही जो प्रधान अधिकारी होते हैं। यह बैठ जाना कहलाता है। मतलब किसी को रोकने के लिए बोलेंगे यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए से बोलेंगे तो मतलब कि रुक जाइए। संसद के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होगा पक्ष त्याग कहलाता है। शून्यकाल, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, शून्यकाल यानी जीरो आवर भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। ये हमने ब्रिटेन या किसी अन्य देश से नहीं लिया। शून्यकाल संसद की ही देन है, भारतीय संसद का नवाचार है।
एक अधिक एक अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। यह जो है जो शून्यकाल होगा वो अधिकतम 1 घंटे का होगा। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः 12 बजे से आरंभ होकर 1 बजे तक चलता है। यानी पहले जो होगा 11 बजे से 12 तक वो क्या होगा, वो प्रश्नकाल होगा। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। यही कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 109 एक के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 क्या कहता है, धन विधेयक जो है लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और अनुच्छेद 110 यानी धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 110 यानी जो धन विधेयक है उसमें कोई विषय उल्लेख नहीं, जो धन विधेयक के जो विषय होते हैं वो उल्लेख नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है जब किसी विधेयक, धन विधेयक या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के अतिरिक्त पर विचार करने, उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद। अनुच्छेद 118 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोध विधेयक पर, वर्ष 1908 और दूसरा देखेंगे वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग विधेयक पर और वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक कोटा के लिए बुलाई गई थी। कोई कानून विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। यानी अगर हमें संचित निधि से धन निकालना है तो उसे क्या कहेंगे, उसे विनियोग विधेयक कहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार धन विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा में लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि की अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति है। संसद भारतीय संविधान का सचिवालय सरकार के स्वतंत्र भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रश्न पर नियंत्रण करती है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। संसद है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। 250 से अधिक सदस्य, 252 से अधिक सदस्य, 12 निर्देशित सदस्य, 503 अधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व और 238 इसमें राज्य के हैं के प्रतिनिधित्व और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व, 2 अधिक नामित निर्देशित एंग्लो इंडियन। एक्स के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना सही ठीक होगा। संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रदेश, ये इसमें सही होगा। इसके प्रदर्शन में पूछ रहा है कि जो आप 20 लोग एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे,
वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित होंगे। अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारत का अभिभाषण इसमें देता है, एक साथ समावेती संसद के दोनों सदनों को देता है। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र से आरंभ में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का संबोधित करता है। तो ये सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनको आह्वान के कारणों के विषयों पर सूचित करते हैं। यह भी सही है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथन है? सही मतलब राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये बात आप देखेंगे सही है, क्योंकि संसद के तीन सदन मतलब कि संसद के तीन भाग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनता है। ये भी सही है। राष्ट्रपति देखेंगे संसद का हिस्सा नहीं होता है, गलत है। संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, सही है। ये सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, किससे मिलकर निर्मित होती है? आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, एक दो तीन इसमें दिया है, एक दो तीन, ए वाला ऑप्शन। अब भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? आप देखेंगे कौन सम्मिलित है, मतलब पूछे कौन कौन संसद समिति बनती है? राष्ट्रपति और दोनों सदन का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा से है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लिखिए, ये वाला राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन है भारतीय संसद के निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो आप देखेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित है। संसद के घटक है, संसद के घटक आप देखेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। फिर है भारत निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अनन्य भाग जो संसद का नहीं है वो उपराष्ट्रपति है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार कम से कम कितनी बार संसद की बैठक हो सकती है? तो वो हो सकती है 2 बार, अधिकतम का कोई वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, 6 माह का होना चाहिए। और ये आ गया है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष शामिल है। उसके बाद आप देखेंगे महासचिव लोकसभा का और अध्यक्ष राज्यसभा का, ये चारों शामिल हैं, तो सभी सही होंगे। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाएगी? जब वह बिना बताए अनुपस्थित रहता है, 6 महीने के लिए रहता है, नहीं, 60 दिन यानी कि 2 महीने के लिए होता है। तो एक एमपी की सीटों के रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? वह है 60 दिन। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर हटाया सदस्यता को अघोषित किया गया है कि वह सदन में अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वह आप देखेंगे राज्यसभा। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है तब जब वह किसी मामले के तथ्य को रोकता है तथा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णित करता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर नियत से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया जा चुका है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति मतलब कि परिभाषित है, ये गलत है। लाभ का पद संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। जहां जहां तीसरा है वो हटा दीजिए, बचा दूसरा, तो दूसरा पहला वाला तो ऑप्शन सही है। अब लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? भारत के लाभ का पद आपका निर्णय जो करेगा वो करेगा आपका राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद। मेन इसमें संसद ही तय करती है, लेकिन ये भी सबकी भूमिका अपनी होती है। इसको एक बार वर्णन में देख लेते हैं। कोई पद संसद कोई पद संसद अथवा विधानमंडल के सदस्यत्व की नियमितता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 एक का के अंतर्गत अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 वन का के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल करेगा। विश्लेषण: कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल के सदस्य से लाभ के पद के आधार पर निहत घोषित किया जाता है, तो वह अपने लाभ के पद के कारण निहत है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 एवं 102 में के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192 वन एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। विश्लेषण एक के अनुसार सही विकल्प बी होगा, जबकि विश्लेषण दो के अनुसार विकल्प ए सही होगा। कहने का मतलब ये है कि संसद डिसाइड करेगी और विधानसभा डिसाइड करेगी कि लाभ का पद है या नहीं है। ठीक। और फिर दूसरा विश्लेषण बता रहा है कि जो निर्वाचन आयोग है वह अपनी सलाह देगा, फिर राष्ट्रपति उस पे सलाह पर अपना विचार देगा कि वो लाभ का पद है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विश्लेषणाधिकार एवं उन्नतियों को निर्धारित करता है? वह देखेंगे अनुच्छेद 105 है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? वह देखेंगे साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता जो है वो उनका विशेषाधिकार नहीं है। अब है 25वां क्वेश्चन। संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? वह आप देखेंगे 122 में है कि जो संसद में जो न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे उस पे संसद में कोई भी बातचीत नहीं होगी। वो किसमें उल्लेखित है? 122 में है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचकों के मतदान का अधिकार है? वह है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन विवादित है, सीधा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम इसमें। तत्कालीन प्रावधान के अनुसार कतिपय अपवादों तथा असम के स्वायत्त शासित जिले एवं लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। एक मिनट। पर राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशित बना है। नोट: वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अब 28 देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। हाँ, राज्यसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। तो ये आप देखेंगे गलत है, ये राज्यसभा और लोकसभा में है, जबकि इसमें राज्यसभा लिखा है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्त करना संवैधानिक वर्जना नहीं है, तो ये सही है। अब देखेंगे संसद राज्य सूची के विषय
इस संबंध में कौन कानून बना सकता है? वो बना सकता है किसी राज्य के ऐसा संकल्प अगर पारित कर दे कि वो कानून बनाना है तो बना सकते हैं, संसद राज्य की सूची को बना सकते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कौन का राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, वह आप देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए, संबंधित राज्य की सहमति पर, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था पर, राष्ट्रीय हितों में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करते तो चारों के अनुसार बना सकती है। फिर सभी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? वह आप देखेंगे आर्टिकल 253 है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधान नहीं बना सकती है जब तक राज्यसभा राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रपति शासन लागू हो तो। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है और वो बिना किसी राज्य की सहमति के बना सकती है। तो बात कर सकते हैं, या राज्य की सहमति की बना सकती है। संविधान संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है? वह है संसद कानून बना सकती है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। यह घटना कहलाती है, याद रखिएगा। संसद का शून्यकाल का समय होता है 12 से 1 बजे का होता है। प्रश्न निकलकर 11 से 12 तक होता है तो ये नहीं हो सकता है, यही सही है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ देखेंगे इसमें विवादित है। शून्यकाल का अर्थ वो होता है जब किसी दौरान कोई विशेष चर्चा होना तो शून्यकाल के दौरान की जाती है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो वो भारत का ही नवाचार है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा हो सकती है। राजनीतिक शब्दावलियों में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर का सत्र जब चलता है वही काल है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? वह देखेंगे द्वितीय वाचन में होती है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? वह है उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र यथा समय से आहूत होगा। मतलब कि अगर जो लोकसभा विघटित भी हो जाती है तो संयुक्त अधिवेशन होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है? बुलाएगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करता है स्पीकर, यानी कि जो वो होता है मतलब लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करेगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को सभापतित्व करता है? वह करता है स्पीकर करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने को अधिकृत है? वह देखेंगे आप अधिकृत है, लोकसभा का अध्यक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान 1961 में हुआ था, ये भी सही है। भारतीय संसद के सदनों दोनों सदनों की दूसरी
संयुक्त बैठक बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए, तो ये भी सही है। और तीसरा वाला जो हुआ था, देखिए इसमें दिया होगा 2000 आतंकवाद निरोधी के लिए हुआ था। फिर आप देखेंगे ये लिखा हुआ, इसको हम लोग ने पढ़ा है एक्सप्लेनेशन में पहले से ही, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, वह आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी संयुक्त अधिवेशन पारित होता है। 50 क्वेश्चन हो गए, देख लेते हैं कितने और क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार से हम वीडियो को शिफ्ट करेंगे। करीबन इसमें 100 से ज्यादा प्रश्न है। 119 यानी कि 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो 50 प्रश्न के बाद से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उसमें आपको नोट्स नहीं पढ़ना रहेगा, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। हम किसी चीज़ को कोई एक प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, हम सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए भले ही हमको वीडियो को सेव करना पड़े। तो चलिए, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, अपने सुझाव के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।